गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं 12th बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंट्रोडक्शन मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ। उसके जो इम्पोर्टेंट 3 एलिमेंट्स थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने अथॉरिटी पढ़ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया और अकाउंटेबिलिटी पढ़ लिया। यस, तो कल ये तीनों मेन टर्म्स मैंने आपको क्लियर की थी, एज वेल एज हमने जो है एक लास्ट वीडियो में डिफरेंस क्लियर किया था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का था स्टूडेंट, वो हम अपनी लास्ट की 2 वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो मेरा नया टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगी प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कितने स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे अथॉरिटी को डेलीगेट करने के लिए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेप है आपका असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना जो डिपेंड है डिवीजन ऑफ वर्क पे, जो किस पे बेस्ड है, डिवीजन ऑफ वर्क पे। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक बॉस के लिए या एक ओनर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतनी बड़ी कंपनी को अकेला मैनेज कर पाए। एम्प्लॉइज को, रिसोर्सिस को, ठीक है, सेल परचेज को, प्रोडक्शन को, कितनी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखेगा वो। एक अकेला पर्सन क्या क्या संभालेगा। तो अगर वो चाहता है सक्सेसफुल होना, अगर वो रिजल्ट चाहता है, अपने 100% सक्सेसफुल रिजल्ट चाहता है, तो वहां पे उसको काम को बांटना ही पड़ेगा। डिवीजन ऑफ वर्क इज मस्ट फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो काम को बांटना पड़ेगा। अब जब हमने काम को बांट ही दिया है तो उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे उस काम को करने की अलग अलग पर्सन को। ऐसा ही होगा, पहले मैंने काम को बांटा और फिर उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कुछ पर्सन्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। मैंने पहले काम को बांटा और हर एक टुकड़े को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक पर्सन को, एक एक एम्प्लॉय को दे दी। बट यहाँ पे यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो जो काम आप पर्सन को दे रहे हो वो उस पर्सन की स्किल्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो तो आप चेक करोगे ही ना कि आप किसी पर्सन को कोई काम दे रहे हो करने के लिए, तो वो काम उसको आता भी है या नहीं आता। अगर सिखाना है तो सिखा के फिर दे देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको। उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका इंटरेस्ट, उसकी स्किल्स होनी चाहिए ना उस काम को करने लायक। अगर वही नहीं है तो ये सारा काम तो वैसे ही आपको कोई रिजल्ट ही नहीं देगा। इतनी मेहनत की, डिवीजन ऑफ वर्क किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की, बट एक छोटी सी गलती कर दी कि काम को एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग असाइन नहीं किया, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस चेक नहीं किया, तो इससे पहले के जो एफर्ट्स किए थे वो तो सब बेकार है, वो सारे एफर्ट्स तो आपके बेकार है। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करो। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड देन ईच पार्ट इज टू असाइन टू अ पर्सन, टू अ वर्कर एज पर हिज स्किल, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सबसे पहले काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, हर एक टुकड़ा एक एम्प्लॉय को दे दो करने के लिए, मतलब हर एक पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वर्कर को दे दो, पर यहाँ पे आप उसकी स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस और उसका इंटरेस्ट चेक कर लो। सिंपल। उसके बाद आता है ग्रांट अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, दैट इज पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन टेकिंग पावर। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जब आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज ऑफ नो यूज। बार बार हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप किसी को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो बट उस काम से जुड़े हुए डिसीजन टेकिंग पावर नहीं देते तो वो पर्सन कैपेबल नहीं है उस काम को अच्छे से करने के लिए। तो दैट मीन्स अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको डिसीजन टेकिंग पावर भी देनी पड़ेगी।
यहाँ सुपीरियर्स क्या करते हैं? सुपीरियर्स क्या करेंगे? दे विल कीप मेजर डिसीजन टेकिंग पावर with themselves and powers for remaining work will be granted to subordinates. Simple. पावर असाइन करते टाइम, पावर डेलीगेट करते टाइम जो सुपीरियर्स हैं वो मेजर डिसीजन टेकिंग पावर अपने पास रखेंगे। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, उनसे रिलेटेड डिसीजन वो अपने पास रखेंगे और रिमेनिंग जो होंगी पावर्स वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देंगे। याद है ना आपको अथॉरिटी कैसे मूव करती है? डाउनवर्ड, टॉप टू बॉटम। जो सुपीरियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर देते हैं, टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, और लोअर लेवल वाले फिर उस पावर का यूज करके एम्प्लॉइज से काम करवाते हैं। कितना सिंपल है ये। तो ये दो स्टेप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए स्टूडेंट। पहला स्टेप हमारा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हम करेंगे स्किल्स, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेप है हमारा ग्रांट अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजंस that will be granted by the superiors to the subordinate। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेंगे सुपीरियर्स कि वो मेजर डिसीजन टेकिंग पावर अपने पास रखेंगे और बाकी छोटे मोटे काम से रिलेटेड पावर किसको दे देंगे? अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देंगे। ठीक है। अगर यहाँ मैं बात करूं एक फाइनेंस मैनेजर की, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, अब वो क्या करेगा? मेजर डिसीजन टेकिंग पावर मतलब फाइनेंस कहाँ से बोरो करना है, अगर किसी को लोन देना है तो कितना देना है, कैसे देना है, किन सर्कमस्टांसिस में देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। इस तरह से जो फाइनेंस मैनेजर है मेन फाइनेंसिंग डिसीजन उसके पास रहेंगे। किसी को लोन देना है, किसी से लोन लेना है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंस मैनेजर। बट वो बाकी पावर्स, छोटे मोटे काम की पावर तो आगे डेलीगेट कर सकता है, अपने अंडर अकाउंटेंट रख सकता है अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, फाइल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड और कोई भी काम है तो वो सारा काम करने के लिए वो अपने अंडर अकाउंटेंट को अपॉइंट कर लेगा। सिंपल है। तो यहाँ फाइनेंस मैनेजर ने क्या किया? मेन फाइनेंसिंग डिसीजंस अपने पास रखे और बाकी काम करने की पावर, बाकी काम करने की अथॉरिटी अपने अंडर सबऑर्डिनेट्स को दे दी। ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करने की, फाइल्स रिकॉर्ड मेंटेन करने की, ये सब कुछ पावर उसने अकाउंटेंट को दे दी। ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट है फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए बिना तो ये सारे स्टेप बेकार हैं। जब तक कोई बंदा आंसरेबल नहीं है कि ये काम हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जब तक कोई पर्सन उसके लिए आंसरेबल ही नहीं है तो मैं किससे पूछूंगी? किसी काम का मुझे रिजल्ट नहीं पूछा तो मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं? हाँ जी, ये काम क्यों नहीं हुआ? ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन में मिसमैनेजमेंट हो जाएगी, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, रिपोर्ट करना। कोई भी सबऑर्डिनेट है उसकी आंसरेबिलिटी रहेगी। ठीक है, कि जिस सुपीरियर ने, जिस बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया था, मुझे अब उसको जाके जवाब देना है कि हाँ जी सर ये काम हो गया है या ये काम नहीं हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स टुवर्ड्स देयर सुपीरियर्स। यहाँ पे ये उसी के लिए आंसरेबल है जिसने इसको पावर दी थी, जिसने इसको काम दिया था। सबके लिए आंसरेबल नहीं है वो सबऑर्डिनेट। एक एम्प्लॉई उसी बॉस के लिए आंसरेबल है जिसने उसे काम सौंपा था, जिसने उसको पावर दी थी। सबका ठेका नहीं लिया उसने। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रोसेस हमने आज डिस्कस किया है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्टेप हैं। इन तीनों स्टेप्स में जो 3 मेन टर्म्स यूज हुई हैं, जो 3 मेन एलिमेंट्स यूज हुए हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में किए हैं।
कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो, या फिर जो है ये लास्ट वीडियो पहले अटेंड करो, उसके बाद आज का वीडियो आप देखो। तीनों मेन टर्म्स मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। और अब हमने इसका डिस्कस किया प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉइज। ओके, उनको काम देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रांट अथॉरिटी, देन वी हैव टू ग्रांट देम अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन। यहाँ पर मेजर डिसीजन टेकिंग पावर बॉस अपने पास रखेगा और बाकी कामों की पावर अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देगा। एंड लास्ट इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है? आंसरेबिलिटी। यहाँ पे सबॉर्डिनेट आंसरेबल होता है अपने उस बॉस के लिए जिसने उसको काम दिया था, जिसने उसको पावर दी थी। उनको जाके बताओ कि हाँ जी सर काम हो गया है या नहीं हुआ, क्या रीजंस थे, क्या सर्कमस्टांसिस थे। यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग टू देम। ओके, तो यहाँ जस्टिफिकेशन डिमांड की जाती है। यहाँ पे सुपीरियर्स जो काम दिया गया है उसके लिए जस्टिफिकेशन डिमांड करेंगे कि आपने काम के साथ ईमानदारी बरती है या नहीं बरती, जस्टिफिकेशन की है पूरी तरह से या नहीं की। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। स्टूडेंट, हमारा इस टॉपिक पे ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको टर्म्स, एलिमेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट टर्म में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया था नेक्स्ट अपनी वीडियो में कि कैसे अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक दूसरे से अलग है। और आज के वीडियो में हमने प्रोसेस किया, तो कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी। तीन वीडियोस हमारी एक टॉपिक पे आ रही है, तो उसके लिए हमें उसकी इम्पोर्टेंस को जानना भी तो ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? अफेक्टिव होती है। ठीक है, कैसे? अथॉरिटी का और मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात को समझो कि हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जो मैनेजमेंट है, जो सुपीरियर्स हैं, वो मेजर डिसीजन टेकिंग पावर खुद के पास रखेंगे, छोटे मोटे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देंगे। तो मैनेजमेंट से रिलेट ना हुई है। अब मैनेजमेंट क्या करेगा? सिर्फ मेजर जो टास्क है, जो मेन इश्यूज हैं, उन पे फोकस करेगा। छोटे मोटे कामों में सरदर्दी करने का, टाइम वेस्ट करने का उनको कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, बाकी कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, वो करेंगे काम। आप मेजर जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करो। आपकी कंपनी की जो है ग्रोथ में कुछ दिक्कत आ रही है, आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज सेटिस्फाई नहीं है, फाइनेंस अरेंज करना है, रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, आप मेजर टास्क देखो ना, आप मेजर इश्यूज को सोल्व करो। छोटे मोटे काम तो आपके सबॉर्डिनेट कर ही रहे हैं। सो दिस इज द रीजन वाई वी आर सेइंग कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसकी वजह से अफेक्टिव मैनेजमेंट होगी। नो डाउट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट मेन काम करेगा, छोटे मोटे काम उसके एम्प्लॉइज करेंगे, सिंपली। नेक्स्ट है एम्प्लॉइज की भी डेवलपमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है। नाउ दे हैव डिसीजन टेकिंग पावर, दे हैव फ्रीडम टू डू देयर वर्क, दे हैव डिसीजन टेकिंग पावर। तो ये क्या मोटिवेशन से कम है? एक बंदे को आप पावर दे रहे हो कि जैसे काम करना है कर, हमें तो रिजल्ट चाहिए, तो क्या उसके अंदर एक मोटिवेशन, एक अटैचमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे अब कंपनी के लिए कुछ करना है? भाई मेरे बॉस ने मुझे इतनी पावर्स दे दी हैं कि मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ, तो क्या मुझे उसको रिजल्ट ला के नहीं दिखाना? तो ये एक तरीके का वे है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का। और जब एम्प्लॉइज खुल के अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, बिना किसी फियर के, बिना किसी स्ट्रेस के, तो वहां पे उनकी डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। सो वी कैन से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पार्टीज। जो दे रहा है अथॉरिटी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो ले रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो दे रहा है पावर, वो तो बंदा हो गया फ्री, अब वो मेन काम देखेगा, उसको पता है कि छोटे मोटे काम मेरे एम्प्लॉइज संभाल रहे हैं। और जिसको पावर मिली है उसके लिए भी अच्छा है कि उसको पावर मिल गई, अब उस वो पावर का यूज करके अच्छे से हमें रिजल्ट ला के देगा। ओके, अब मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। नाउ दे आर फ्री टू डू देयर वर्क, नाउ दे आर फीलिंग स्ट्रेस फ्री। ओके, दे विल गिव देयर 100% आउटपुट। किसी भी जॉब में वो 100% अपना देंगे जब आप उनको थोड़ी सी भी फ्रीडम दे दोगे। सो ये एक मोटिवेशनल टूल हम कह सकते हैं, है पड़ा। उसके बाद बात करते हैं फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ।
फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ कैसे है, ठीक है, कैसे फैसिलिटेट करेगा ये ग्रोथ को। इसमें एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से इन तीनों चीजों को कैसे सपोर्ट मिल रहा है, कैसे फैसिलिटी मिल रही है हमें इन 3 ऑप्शंस को पूरा करने की, ठीक है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करना मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करना। आपका बिजनेस पहले एक प्लेस पे था, अब 2 या 2 से ज्यादा प्लेसेस पे आप बिजनेस कर रहे हो, आपने न्यू ब्रांचेस ओपन कर दी, आपने क्या किया, न्यू ब्रांचेस ओपन कर दी, तो आपका बिजनेस एक्सपेंड हुआ। मॉडर्नाइजेशन, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, कोई न्यू टेक्निक यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन कैसा होता है स्टूडेंट, जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करना। तो जो मैंने ये पॉइंट बताया है, क्या है ये, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को फैसिलिटेट कर रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब वो हमें ये 3 ऑप्शंस दे रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हो। मतलब आपकी एक जगह ब्रांच थी, अब आपने 2, 3, 4 जगह पे अपनी ब्रांचेस ओपन कर दी। आप मॉडर्नाइजेशन कर सकते हो, आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपनी फैक्ट्री में। डाइवर्सिफिकेशन, पहले आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे हो, आपने छोटे मोटे काम करने की पावर अपने एम्प्लॉयज़ को दे दी है, तो वहाँ पे आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। आप पहले एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप 2 बनाओ, 3 बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि काम तो मिल के करना है, सारा कोई मेरे सिर पे थोड़ना है, सारा स्ट्रेस मुझे थोड़ा ना लेना है, मैं तो मेन काम देखूंगा, बाकी मेरे वर्कर्स को दे दूंगा काम। तो वहां पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एंड लास्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इंट्रोड्यूस करना इजी हो जाता है, क्योंकि अब आपने पावर्स दी है एम्प्लॉइज को, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया है, आंसरेबल बनाया है, तो कोऑर्डिनेशन रहेगा, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि आप उनमें ट्रस्ट दिखा रहे हो, वो भी फिर अच्छी फीलिंग्स के साथ काम करेंगे कि नहीं जी हमें तो अपनी कंपनी के लिए काम करना है। कोऑर्डिनेशन तो अपने आप आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन तो तब नहीं आता ना जब एम्प्लॉइज को लगे कि मेरा काम मैंने कर दिया, अब कोई और अपना काम करे या ना करे, कोऑर्डिनेशन तो तब बनाना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी सब मिलके काम कर रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ी थोड़ी पावर, थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सब मिलके काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन तो अपने आप ही आ जाएगा। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और अभी हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि जब एक बॉस काम करने की पावर अपने एम्प्लॉइज को दे देता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। उसको बेनिफिट ये मिलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अफेक्टिव मैनेजमेंट, उसका खुद का मैनेजमेंट जो होता है वो अफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि पहले वो हर काम पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहा था, तो हर काम में कोई ना कोई कमी रह रही थी, पर अब अफेक्टिव मैनेजमेंट होगी, मेजर काम आप देखोगे, और जो लोअर लेवल के काम है वो लोअर लेवल की मैनेजमेंट को आपने पावर दे दी कि आप देखो, ठीक है। एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट तो होगी, क्योंकि अब वो फ्री हैं, वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। मोटिवेशन, दे विल फील मोटिवेट कि मुझे काम करना है, मेरे बॉस ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया तो मुझे अच्छे से काम करना है। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ भी फैसिलिटेट होता है, कैसे फैसिलिटेट होता है ये ग्रोथ, एक्सपेंशन के थ्रू, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, एंड कोऑर्डिनेशन भी बन जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने बहुत अच्छे से किया है। 1 या 2 वीडियो